सेंट्रल बैंक किसको बोलते हैं? आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सर, सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो। सेंट्रल बैंक, ठीक है। सर, स्टार्टिंग तो इस चैप्टर का कमर्शियल बैंक से होता है बेटा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। सेंट्रल बैंक उस बैंक को बोलते हैं, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? एपेक्स बैंक ऑफ ए कंट्री। यानी किसी देश का जो एपेक्स बैंक होता है, एपेक्स मतलब सुपर से भी ऊपर। वो शिल्पा शेट्टी को तुमने बोलते हुए सुना होगा, सुपर से भी ऊपर वाला बैंक। बैंक वो नहीं बोलती है, वो वाला डांस था, डांस इंडिया डांस में बोलती है। यानी कि टॉप लेवल से भी ऊपर वाला, यानी कि सबसे बेस्ट बैंक, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश का ये एपेक्स बैंक होता है। विच रेगुलेट्स विच रेगुलेट्स और कंट्रोल्स। व्हाट सर, क्या कंट्रोल करता है ये? विच रेगुलेट्स और कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। मैंने क्या बोला? एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? सेंट्रल बैंक का मतलब होता है एक ऐसा एपेक्स बैंक, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर वाला, एक ऐसा एपेक्स बैंक किसी भी देश का, जो रेगुलेट करता है, नहीं तो कंट्रोल करता है। किसको? एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री को, पूरे के पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को जो वो कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं। हमारे देश में सेंट्रल बैंक का नाम क्या बाबू सोना? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएस में होगा फेडरल बैंक एंड काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। तो सर, ये सब कब पढ़ाएगा? ये जो चैप्टर मनी क्रिएशन था, क्रेडिट मल्टीप्लाई था, लास्ट क्लास हो रखा है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुमको अगर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये साइड में छोटा सा, ये लास्ट क्लास को मैंने पढ़ा के बहुत छोटा कर दिया ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। सर, क्या होता है सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। डन सर। फंक्शंस क्या है? सर, आर बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, मतलब आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो नोट्स इशू करता है। हमेशा याद रखना, आरबीआई इशूज नोट्स एक्सेप्ट रुपी वन, एक्सेप्ट रुपी वन। 1 रुपए का नोट छोड़ के, एंड ऑल कॉइन्स 1 रुपए का नोट और बाकी सारा सिक्का छोड़ के, यानी ना तो 1 रुपए का नोट आरबीआई प्रिंट करेगा, ना तो कोई भी सिक्का आरबीआई प्रिंट करेगा। सिक्का चाहे 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 का हो, 100 का हो, डजेंट मैटर, भाड़ में गया। बैंक आरबीआई क्या करता है? 1 रुपए का नोट इशू नहीं करेगा, नोट बोल रहा हूं मैं, और जितने तरीके के सिक्के हैं ये इशू नहीं करेगा। आफ्टर डेट सारा चीज आरबीआई इशू करते हैं, जैसे 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, ये सारा कुछ कौन इशू करता है सर? आरबीआई इशू करता है, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, राइट। बैंकर टू द गवर्नमेंट में अगर तुम अपने बुक में पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा ये एजेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि बैंक गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बताता है कि तुम यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, वहां मत करो, ऐसे वैसे। और भी काफी सारे फंक्शंस को निभाते हैं, जैसे एजेंट की तरह काम करेगा। एक गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटीज का खरीदा बेची करेगा। पढ़ाया जाएगा आपको। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, ये बैंकों का बैंक होता है और सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। सबको पता है आरबीआई इज द एपेक्स बैंक, तो बैंकों का भी बैंक होगा। और सिंस ये एपेक्स बैंक के टॉप के भी ऊपर बैठा हुआ है, तो सुपरवाइजरी रोल प्ले करेगा। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अगर तुमको कहीं पैसा नहीं मिलेगा, तुमको मतलब क्या, बैंक को, चाहे वो यस बैंक हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, इनको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया, तो आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई इनको पैसा दे देगा। ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है। सर, आरबीआई से भी पैसा नहीं मिला तो बात ही खत्म। फिर तो बात ही खत्म हो गया ना। अरे मान लो तुम एक समुद्र में भुलाए हुए हो, समुद्र के किनारे तुमको एक तट मिला, तट मतलब एक बीच मिला। अगर उस बीच में जानवर है, तुमको खा जाएंगे अगर तुम उस बीच तक गया, तो ना तुम समुद्र का रहा, ना तुम इधर का रहा। यानी अगर बैंकों को, यस बैंक ये सबको, अगर लास्ट में ये भी पैसा नहीं देगा, तो व्यर्थ है ना भाई। बट दे देता है। जैसे रिसेंटली यस बैंक डूबने वाला था, बचाया था, क्लास में तो एकदम गोदी में बैठा के डिस्कस किया जाता है, बट स्टिल अभी छोड़ दो। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर निपटा दिया है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है वो किसके कस्टडी में रहता है? बैंक के कस्टडी में रहता है। कौन सा बैंक? आरबीआई। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ये समझ लो क्या होता है, बताता हूँ। सुनो मेरा बात ध्यान से। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है, ठीक है। सी, मान लो ये तुम हो जिसका बैंक अकाउंट है एचडीएफसी में, और मान लो ये मैं हूं जिसका बैंक अकाउंट है लेट से एक्सिस बैंक में, राइट। तुम मेरे पे 500 का चेक लिखे, मैंने तुम पर 100 का चेक लिखा। यानी कि मैं तुम्हें पे करूंगा, सॉरी माफ करना, हाँ,
तुमने मेरे पे 500 लिखा ना, यानी कि तुम मुझे पे करोगे 500 रुपए, मैं तुम्हें पे करूंगा 100 रुपए। इन शॉर्ट बोलूं तो एक्सिस बैंक से 500 रुपए निकल के जाएंगे एचडीएफसी में, और एचडीएफसी बैंक से 100 रुपए निकल के आएंगे एक्सिस में। तो इतना झमेला क्यों करना? आरबीआई बोलता है पहले सब कुछ ऑनलाइन नहीं था, तो ये सब झमेला होता था, कैश का लेन देन होता था, ये सारा कुछ करना पड़ता था। बट आरबीआई बोलता है एक काम करो एचडीएफसी, तुम्हारे पास जो चेक आया है वो मुझे भेजो, उसका सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके। एक्सिस बैंक तुम भी मुझे भेजो। तो पता चला एचडीएफसी से एक्सिस बैंक को 500 जाने हैं, और यहाँ पता चला एक्सिस बैंक से एचडीएफसी को 100 रुपए जाने हैं। तो एक काम करो, आरबीआई क्या बोलेगा, मैं नेट टू नेट तुम लोग का क्लियरेंस कर देता हूँ, यानी आरबीआई एक्सिस बैंक से, माफ करना, आरबीआई एचडीएफसी बैंक से 400 रुपए निकालेगा, और एक्सिस बैंक में वो 400 रुपए जाकर डिपॉजिट कर देगा। तो सर आरबीआई एचडीएफसी बैंक में जाएगा फिर एक्सिस बैंक में जाएगा? नहीं बाबू, आरबीआई के पास दोनों का अकाउंट होता है, आरबीआई बाप है ना भाई, बाप के पास तो सब कुछ होता है। तो सर एचडीएफसी का भी अकाउंट है, एक्सिस का भी अकाउंट है, राइट? तो इसको ऐसे लेन देन कर देता है। सर दूसरे भाषा में समझाओ, जैसे आप क्लास में समझाते हो। मान लो तुम्हारा छोटा भाई है, और मान लो ये बड़ा भाई यानी कि तुम हो। छोटा भाई तुमको 500 रुपए देगा, तुम उसको 100 रुपए दोगे, यानी कि नेट टू नेट अगर मैं बोलूँ तो तुमको छोटे भाई से 400 रुपए लेने हैं, राइट? तुम अपने छोटे भाई से कितने रुपए लोगे? सर 400 रुपए मैं अपने छोटे भाई से लूंगा। और मान लो तुम लोग दोनों का, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों का हिसाब अपने पापा से चलता है। तो पापा छोटा भाई को बुलाए, लो छोटा भाई तुम 500 रुपए रखो। तुम अपने पापा से बोला पापा इसको 500 क्यों दे रहे हैं? एक काम करिए, इसको आप खाली माफ करना, आई मेड अ मिस्टेक। मान लो एचडीएफसी आपका बड़ा भाई है, और एक्सिस आपका छोटा भाई है, राइट? ठीक है सर। सर कंफ्यूजन हो गया, एक बार फिर से बता दो, चलो यहीं से मैंने अलग से डायग्राम नहीं बना, तो कंफ्यूजन हो गया, मेरे को ही हो गया तो तुम्हें तो हो ही जाएगा। एचडीएफसी मान लो बड़ा भाई है, और एक्सिस मान लो छोटा भाई है, ठीक है? एचडीएफसी से बड़ा भाई, एक्सिस से छोटा भाई, और इन दोनों के पापा कौन है? आरबीआई, ठीक है? एचडीएफसी यानी बड़ा भाई छोटे भाई को देगा 500, छोटा भाई बड़े भाई को देगा 100। तो एक काम करे ना, पापा से बोल दो कि पापा जो आप हमको पैसा देने वाले थे और जो आप छोटे भाई को पैसा देने वाले थे, आप डायरेक्ट मेरा वाला 400 रुपये क्या कर दीजिए, छोटे भाई को दे दीजिए। क्योंकि पापा 500 रुपया न्यू ईयर पे तुमको भी देने वाले थे और छोटे भाई को भी देने वाले थे, मतलब एचडीएफसी को भी और एक्सिस को भी। एचडीएफसी बोलेगा सुनो ना, मेरे को 500 मत दो, मेरे को एक ही सौ दो, और जो मेरा 400 है इसमें जोड़ के इसको 900 रुपये दे दो। समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो क्लास में हमको समझाने में बहुत टाइम लगता है, तो लेट इट बी, ये रिवीजन है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, तभी लेक्चर लगेगा। लाइक कमेंट नहीं करोगे लेक्चर लगेगा ही नहीं, लेक्चर लगेगा ही नहीं तो जितना देख लो। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा। सी, मनी सप्लाई कंट्रोल करने का दो रास्ता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है सर? जहां पर अगर चेंजेस किया गया तो हर जगह चेंज आ जाएगा, ठीक है? लेकिन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जहां पर अगर चेंजेस किया गया तो जिस सेक्टर में चेंज किया गया उसी सेक्टर में खाली चेंज आएगा। सी, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमारे, इसको थोड़ा सा मैंने सजा दिया है, बेसिकली ये आपका होता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है? चलिए आइए पहले हम लोग बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझते हैं, फिर हम लोग सीआरआर, एसएलआर समझेंगे, फिर हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन समझेंगे। समझिए क्या होता है बैंक रेट, किसको बोलते हैं सर? व्हाट इज मीन बाय द वर्ड बैंक रेट? बैंक रेट का मतलब होता है रेट, रेट, बैंक रेट का मतलब होता है सर रेट एट विच, रेट एट विच, एक मिनट रुक जाना प्लीज। सर बैंक रेट का मतलब होता है रेट एट विच, रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू, आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स, रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। सर बैंक रेट उस रेट को बोलते हैं जिस रेट पे आरबीआई लोन देता है, किसको? कमर्शियल बैंक को। एक ऐसा रेट जिस रेट पे आरबीआई लोन देगा, किसको? कमर्शियल बैंक को। मान लो ये आरबीआई है, ये मान लो कोई कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक मतलब मान लो ये एसबीआई है। सर कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा तो मैं दूर कर देता हूँ। मान लो ये हमारा आईसीआईसीआई है, ठीक है सर, आईसीआईसीआई, आरबीआई इसको लोन दे रहा है सर एट द रेट ऑफ 8%, ठीक है? यही जो 8% है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू सोना? बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है? बैंक रेट समझ में आ गया होगा। अब मान लो इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है कहने का मतलब सर महंगाई का टाइम है। इन्फ्लेशन कब आता है? जब लोगों के हाथ में बहुत पैसा होता है।
और हम लोग टॉपिक भी वही पढ़ रहे हैं, कैसे हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, हम लोग मतलब सेंट्रल बैंक। देखो दो ही सिचुएशन निकल के आएगा, या तो इन्फ्लेशन होगा या तो डिफ्लेशन होगा, राइट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मतलब लोगों के हाथ में बहुत पैसा पहले से ही है। और डिफ्लेशन का मतलब होता है रिसेशन, रिसेशन मतलब मंदा मंदी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोग खर्च कर ही नहीं रहे। तो सुनना, महंगाई है, और फिर हाँ एक चीज और, जब आरबीआई 8% पे इसको लोन दे रहा है तो आईसीआई फर्दर 12-13% पे लोन देगा ना कस्टमर को। हाँ, अब मान लो महंगाई है, क्या है, महंगाई है, लोगों के हाथ में पहले ही बहुत पैसा और लोग लोन लेने के लिए तड़प रहे हैं। आरबीआई बोलेगा भाई हम जो तेरे को 8% पे लोन देते थे ना, अब हम लोन का रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, अब हम तेरे को देंगे 11% पे। तो कस्टमर बैंक बोला ठीक है, हम कस्टमर को फिर 17% पे देंगे। तो सोचो, जो कस्टमर पहले 12% पे लोन उठा सकता था, अब उसको 17% पे उठाना पड़ेगा। तुमको लगता है कोई कस्टमर लोन लेगा? नहीं लेगा, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा क्या होता है सर, जस्ट इसका उल्टा ये होता है कि डिफ्लेशन है तो आरबीआई बोलेगा भाई देख बैंक, तू लोगों को लोन दे। बैंक बोलेगा भैया आप खुद मुझे 8% पे दे रहे हो, मैं कहाँ से लोगों को लोन दूं। आरबीआई बोलेगा चल ना भाई हम तेरे को 3% पे दे रहे हैं। अब हो सकता है बैंक आगे 6%, 7% या 8% पे कस्टमर को देना शुरू कर दे। तो जो लोन कस्टमर को पहले 12% पे मिल रहा था, अब उन लोग को वही लोन 7-8% पे मिलने लगेगा। यानी कि लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, लोगों के हाथ में जैसे ही पैसा आएगा डिफ्लेशन खत्म हो जाएगा, और जैसे ही हमारा डिफ्लेशन खत्म होगा इकोनॉमी विल बूस्ट, इकोनॉमी विल ग्रो। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई चाहेगा कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, जितना ज्यादा हो सके कि लोगों के हाथ में पैसा चला जाए। लेकिन अगर डिफ्लेशन का टाइम है, आरबीआई चाहेगा कि जितना ज्यादा हो सके लोगों, सॉरी माफ कर देना, अगर अगर माय मिस्टेक, सॉरी, कुछ इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं इधर देख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देखता, ऑब्वियस सी बात है। इन्फ्लेशन है यानी लोगों के हाथ में पहले से ही बहुत पैसा है, तो आरबीआई चाहेगा जितना हो सके हम अपने गोदी में पैसा वापस मंगवा ले, यानी आरबीआई पैसा नहीं देना चाहेगा। और डिफ्लेशन है तो आरबीआई पैसा बाहर देना चाहेगा। समझ में आ गया? तो सी, मैंने आपको बैंक रेट समझा दिया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पैरेलली इन्फ्लेशन और यहाँ डिफ्लेशन। तो अगर बैंक रेट की बात करूँ तो इन्फ्लेशन में ये, इन्फ्लेशन का टाइम है ना, तो बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोन कम जाए लोगों तक। और अगर डिफ्लेशन का टाइम है तो बैंक रेट को घटाना पड़ेगा। रेपो रेट एज गुड एज बैंक रेट होता है, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड होता है रीपर्चेज रेट। क्या बोलते हैं? रीपर्चेज रेट। समझ लो यहीं पर, इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। रेपो रेट का मतलब होता है, रेपो रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट जिस पर आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को। सर ये तो सेम हो गया, हाँ सेम हो गया, बट रेपो रेट में एक एडिशनल पॉइंट यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखा जाता है, जिसका रीपर्चेज एग्रीमेंट बन जाता है कि हम तेरे में इतने से खरीदेंगे, इतने से खरीदेंगे। इन शॉर्ट, नाक को ऐसे न पकड़ के घुमा के पकड़ा गया। तो सर क्या होगा, सेम केस है। आरबीआई यहाँ भी लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक को, यहाँ भी दे रहा है, बस यहाँ पे कोई एग्रीमेंट साइन हो जा रहा है, जाने दो। तो सर अगर इन्फ्लेशन है तो ये भी रेट को बढ़ा देंगे, अगर डिफ्लेशन है तो इस भी रेट को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट तुम समझ पा रहे होगे। सर रेपो रेट का मतलब होता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा था, अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगा। गांजा फूके हो? देखो मेरा बात ध्यान से सुनो। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे सकता है, बाप बेटा को लोन दे सकता है, बेटा बाप को लोन नहीं दे सकता है। बेटा बाप के पास पैसा रख सकता है, पार्क कर सकता है, तो वही होता है रिवर्स रेपो रेट। समझाता हूँ। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखना प्रीफर करेगा, ना कि कस्टमर को देना, है ना। जैसे हमारे पास भी तो ऑप्शन होता है, एज अ कस्टमर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम लोग या तो बैंक में पैसा रख ले या तो गोल्ड खरीद लें। वैसे कमर्शियल बैंक के पास भी ऑप्शन है, अगर कस्टमर को पैसा देगा तो वहां से लोन रिकवरी होगा, लेकिन कोई कोई लोग लोन मार लेता है, दिस दैट कर लेता है। लेकिन अगर हम आरबीआई के पास पैसा रखेंगे तो पैसा तो 100% मिल जाएगा कमर्शियल बैंक को। यस, ठीक है, समझना मेरा बात को ध्यान से। अगर तुम, होता क्या है, केस समझा रहा हूँ, अगर तुम लोन दोगे तो हो सकता है तुम बाहर 11% पे लोन दोगे, और आरबीआई भी तुमको 11% पे ही क्या कर रहा है, पैसा डिपॉजिट कर रहा है। यानी अगर कोई पीएनबी चाहेगा, एसबीआई चाहेगा, तो लोन भी दे सकता है 11% पे, नहीं तो आरबीआई की गोदी में भी रख सकता है पैसा, पार्क कर सकता है, साइड में रख सकता है 11% पे। ऑब्वियस ही बात है, एक रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखा जाता है। सेम था कॉन्सेप्ट। सर मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गया, और एक डिफ्लेशन आ गया, राइट, सस्ता हो गया। महंगाई आ गया है सर, लोगों के हाथ में पहले से ही बहुत पैसा है, तो आरबीआई चाहेगा कि कस्टमर तक पैसा नहीं जाए, कमर्शियल बैंक सारा पैसा अपने गोदी में, मेरे गोदी में ला के रख दे।
यानी आरबीआई के गोदी में ला के रख दे। तो बताइए आप ही क्या करेगा सर, रिवर्स रेपो रेट को इन ये इन्फ्लेशन के टाइम पे, रिवर्स रेपो रेट को इन्फ्लेशन के टाइम पे ये बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा सर? रिवर्स है ना, यहाँ भी तो बढ़ाया था, यहाँ बता दिया, तो यहाँ पे बताना चाहिए ना, यहाँ पे बढ़ाना चाहिए ना, उल्टा होते ना, उल्टा उल्टा हमारे सर ने सिखाया था। बेटा आपके सर ने रटवाया था, सिखाया नहीं था। सर की बेइज्जती मत करो अपने। और मेरे से एक प्रॉमिस है, अगर तुमको ये समझ आ गया तो तुमको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, हाँ समझ आया। ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट के साथ चलो। तुम आरबीआई गवर्नर हो, तुम अपने आप को गवर्नर समझो। लोगों के हाथ में पहले ही बहुत पैसा है, अब और पैसा हम जाने नहीं देंगे। तो क्या करें कि कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा ना देके हमको दे दे। सर क्या करे कि कमर्शियल बैंक इधर तरफ जाए ही ना, देखे ही ना, कमर्शियल बैंक हमको पैसा दे। एक काम करिए ना सर, जब इधर कमर्शियल बैंक जा रहा था तो 11% मिल रहा था, इसको इधर में ना 15% का लालच दे दीजिए। यानी रिवर्स रेपो रेट में इन्फ्लेशन के टाइम पे इंक्रीज करना पड़ेगा, डिफ्लेशन के टाइम पे डिक्रीज करना पड़ेगा। टू पॉलिसी रेशियोज, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर क्या होता है? पेमेंट का वो हिस्सा जो आरबीआई के पास रखना होता है, डिपॉजिट का वो हिस्सा। एसएलआर का मतलब डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक को खुद अपने पास रखना होता है। तो सुनो ना, चाहे सीआरआर हो या एसएलआर हो, कॉन्सेप्ट सेम है। जित हम लोग कमर्शियल बैंक टॉपिक पढ़े थे इससे पार्ट वन में, कि जितना ज्यादा क्रेडिट मल्टीप्लायर में, कि जितना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जाएगा हम लोग उतना कम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी आरबीआई चाहता है लोगों के हाथ में पैसा ना जाए, तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर दोनों को ही क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और अगर डिफ्लेशन है, आरबीआई चाहता है लोगों के हाथ में पैसा जाए, तो आरबीआई सीआरआर और एसएलआर दोनों को ही क्या कर देगा? घटा देगा। सर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट का सिक्योरिटी को खरीदा बेची करेगा। जैसे पावर ग्रिड, एनटीपीसी, है ना, भेल गेल सेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पढ़ाया था मैंने ऊपर ना कि ये बैंकर की तरह काम करता है, एजेंट की तरह काम करता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये है कि आरबीआई सरकार के बिहाफ में शेयर्स बेच सकता है। अब समझो, तुम आरबीआई हो, लोगों के हाथ में पैसा कम देना है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो तुम चाहते हो लोगों के हाथ से पैसा छीन ले, तुम चाहते हो लोगों के हाथ से पैसा छीन ले। अगर तुम लोगों के हाथ से पैसा छीनना चाहते हो तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। ये जालिम दुनिया है, बिना गिव एंड टेक के काम नहीं चलेगा। तुम पैसा छीनना चाहते हो तो बदले में देना पड़ेगा। यानी कि सर यहाँ पर शेयर्स को सेल करना पड़ेगा। एज अ आरबीआई गवर्नर यू हैव टू सेल द शेयर्स, क्योंकि तुम जैसे ही शेयर्स बेचोगे, गवर्नमेंट शेयर बेच रहा है मतलब पब्लिक शेयर खरीद रहा है, पब्लिक शेयर खरीद रहा है तो गोदी में पैसा आ गया आरबीआई के, पैसा आ गया। हमेशा याद रखना, तुम आरबीआई गवर्नर हो, महंगाई का टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है, लोगों के हाथ से पैसा छीनना है, लोगों के हाथ से पैसा छीनना है। सर आप कुछ छीन रहे हो तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, क्या दे दोगे? शेयर्स दे दोगे। जस्ट इसका उल्टा, डिफ्लेशन का टाइम है, लोगों के हाथ में पैसा छोड़ना है, तुम पैसा दे रहे हो तो बदले में तुमको शेयर खरीदना पड़ेगा। अगेन गिव एंड टेक। तो अगर तुम इस टॉपिक को ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, तो तुमको दिखेगा, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे सीआरआर हो, चाहे एसएलआर हो, इन सभी टॉपिक्स में अगर इन्फ्लेशन का टाइम है, अगर 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 इन्फ्लेशन का टाइम है तो इन सभी रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, और अगर डिफ्लेशन का टाइम है तो इन सभी रेट्स को घटा दिया जाता है। एज सिंपल एज इट कुड बी। सर हमें एग्जाम में कैसे याद रहेगा? बेटा आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज तो बढ़ गया। बेटा डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डिक्रीज घट गया। सर मुझे ना ये भी याद नहीं रहेगा। तो तुम ट्वेल्थ में क्या कर रहे हो? गोगा, ये भी याद नहीं रहेगा। अब बेटा देखो, छोटा छोटा चीज है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब तुम बैंक में लोन लेने जाते हो तो तुमको ऐसी लोन गोदी में तो नहीं रखेगा, कोई चीज गिरवी रखना पड़ेगा। तो जब तुम किसी चीज को गिरवी रख देते हो, जैसे लेट से तुम 1 करोड़ का जमीन, लैंड 1 करोड़ का तुम क्या कर दिया बाबू सोना? गिरवी रख दिया, जिसके बदले बैंक तुमको 80 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 20 लाख का, ये 20 लाख तुम्हारा क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तुम्हारा मतलब बैंक का ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब कॉमन सेंस, इन्फ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, डिफ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट घटा दो। आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिफ्लेशन, डी फॉर डिक्रीज। चाहे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट हो या फिर मोरल सुजैनो। सर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मुंह से बोल रहे हैं, ए पीएनबी एजुकेशन सेक्टर में लोन मत दे, ए पीएनबी फार्मिंग सेक्टर में जाके लोन दे। ए क्या कर रहा है भाई, सुनना, क्या नाम है तेरा? एचडीएफसी बैंक। फिर तू एजुकेशन सेक्टर में लोन नहीं दे रहा है, तेरे को बोले ना दे।
फिर HDFC बोला अच्छा ठीक है हम दे देते हैं, तो कॉमन सेंस है। सर जब इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गया, तो हम राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या कर देंगे, थोड़ा सा कठिन कर देंगे। यहाँ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है, ये आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ। ये किसी सेक्टर के लिए होता है, किसी सेक्टर के लिए नहीं होता। जैसे एजुकेशन सेक्टर पे पहले ही बहुत डिमांड सप्लाई हो चुका है, तो वहां पर अगर कोई लोन लेने आएगा, तो हम लोग उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी टाइट कर देंगे, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट भी टाइट कर देंगे, मॉडल सुजान भी टाइट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड सेम बैंक के पास दूसरा आदमी फार्मिंग लैंड के लिए लेने जाएगा, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखेंगे, राशनिंग ऑफ क्रेडिट कम रखेंगे, मॉडल सुजान कम रखेंगे। मार्जिन ऑफ क्रेडिट मैंने आपको समझा दिया। राशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब मुंह से बोल रहे हैं इतना दो इतना मत दो, ऐसे वैसे। हम लोग ठहरे इंडियंस, साथ क्या निभाएंगे आरबीआई का। तो आरबीआई क्या करेगा सर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। मॉडल सुजान में हम लोग मुंह से बोल रहे हैं, मॉडल सुजान में हम लोग मुंह से बोल रहे हैं कि आरबीआई एएसबीआई यहाँ मत करो, पीएनबी वहां मत करो, ये करो वो करो, नहीं सुन रहे हो तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट लगा देंगे। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लिख के दे देंगे। यानी जो अभी तक हम मौखिक बोल रहे थे कि यहाँ पैसा दो वहां मत दो, वहां पैसा दो यहाँ मत दो, जैसे फार्मा सेक्टर में दो लेकिन एजुकेशन में मत दो, जैसे तुम फार्मिंग सेक्टर में दो लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में मत दो, ऐसे ऐसे करके जो हम रोक टोक कर रहे थे मुंह से, यानी मॉडल सुजान जो हम कर रहे थे, अब हम उसको लिख के करेंगे, यानी रैशनिंग ऑफ क्रेडिट करेंगे। खत्म हो गया चैप्टर। इसके बाहर से बैंकिंग चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। ठीक है सर, हाँ जी सर, बैंकिंग चैप्टर में इसके बाहर हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर फिर से बोल देता हूँ, चाहे रेपो रेट हो, चाहे बैंक रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसको सीआरआर हो, चाहे तुम्हारा एसएलआर हो, ये कुछ भी हो, इन सभी केसेस में इन्फ्लेशन है तो इन रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन है तो इन रेट्स को घटा दिया जाता है, जस्ट टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ठीक है। मॉडल मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, जब लोन लेने जाते हैं तो कुछ गिरवी रखते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। और ये सेक्टर वाइज लगता है क्योंकि क्वालिटेटिव है ना, कुछ सेक्टर्स में लगेगा कुछ में नहीं लगेगा। ठीक है। रैशनिंग ऑफ रेट मतलब लिख के दे देगा आरबीआई की, साला तुम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। मॉडल सुजान मतलब मौखिक बोलेगा। समझ में आ गया सर, एकदम आप चुप हो जाइए, सांस ले लीजिए थोड़ा सा। ले लिए। चलो, तो हमारा इसी के साथ बैंकिंग चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कुछ ज़्यादा खास था नहीं, आप सभी लोगों को पता होगा। मैंने ज़्यादा टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कहाँ दिया है, मैं खुद बता देता हूँ। मैंने सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन में दिया, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में दिया, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट में दिया। सर आप नहीं समझाए ही नहीं, बेटा इतने देर से क्या कर रहे थे, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ही तो था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगर वीडियोस पसंद आ रही है, ऐसे ही पूरे के पूरे 12th क्लास की, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, हर एक वीडियो, हर एक रिवीजन सीरीज अपलोडेड। अगर आपको समझ आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपलोडिंग चल भी रहा है, चैनल को विजिट करो। और अगर तुमको ये समझ आया और तुम चाहते हो लेक्चर लगे, तुमको समझ में आए, तुमको याद रहे चीजें, तुम्हारा भला हो, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। नहीं तो देख लो फिर तुम जो कर रहे हो अपने रिस्क पे कर रहे हो। लाइक और कमेंट जरूर है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। पॉजिटिविटी फैलाओ शेयर करके।